और वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो बाबूजी का कहना है अब जिंदगी में सिर्फ होंडा लेनी है, चाहे कितनी महंगी हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होंडा ने कुछ पैसे वैसे दिए हैं क्या? थोड़ी अनकंफर्टेबल सी पोजीशन है और साथ के साथ हम दोनों के बीच में गैप भी बहुत कम है। और उसका ये पाइप बहुत बढ़िया लगता है, ये मतलब कलर चेंज करता है जब चाहिए, पहले दिन से कलर बदल रहा है, साला कैमेलियन है ये थोड़ा टिंगू है ना, देखो मेरे से कितना छोटा है ये, कितना छोटा है मेरे से। कुछ लोग डीडी कमेंट कर रहे थे कि प्रीत को कंटेंट चाहिए था इसलिए उसने 300 आर दिला दी डीडी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज हम लोग करने वाले हैं होंडा CB 300R के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स, या फिर आप लोग कह सकते हो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, प्रोज या कॉन्स, जो मर्जी वो कह सकते हो, उस बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। क्योंकि ऑलमोस्ट इस बाइक को हम ओन कर रहे हैं, डीडी कितना टाइम हो गया, 1-2 महीने। हाँ, दिवाली पे ली थी। दिवाली पे ली थी, तो दिवाली से अभी तक इसको ओन कर रहे थे। और साइड बाय साइड मैंने डीडी को बोला हुआ था एक बार जरा नोट पैड में जो इसके अंदर कमियां हैं और जो अच्छाई है ना वो लिखता रही हो। तो इसको ऑलमोस्ट 2 महीने से चला रहे हैं, तो आज इसके हम फायदा और नुकसान दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में, क्योंकि देखो पॉजिटिव तो दुनिया चिल्ला चिल्ला के बता देते हैं, नेगेटिव बताने में लोग थोड़ा सा डरते हैं। और 2 महीने एक अच्छा टाइम होता है जिसमें आप बाइक को अच्छे से समझ सकते हो। सो सबसे पहले अगर मैं इस बाइक के नेगेटिव के बारे में बात करूं, जो डायरेक्ट सबसे बड़ा नेगेटिव निकलकर सामने आता है वो है भाई इस बाइक की लाइट्स। आप अगर देखोगे तो इसके अंदर भाई ये राउंड लाइट देखने के लिए मिलती है, ये LED DRLs हो गए, लो बीम हाई बीम के लिए यहाँ पे लाइट्स मिलती हैं। ये इतनी बेकार लाइट है, इतनी बेकार लाइट है, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग ये लगा लो बिल्कुल भी रोड नहीं दिखाती। लो बीम तो ऐसा लगता है ऑन ही नहीं। ये देखो ओनर को वीडियो के अंदर लेने का सबसे बड़ा रीजन ये बन जाता है, क्योंकि देखो मैंने भी इस बाइक को रात में चलाया, कल रात को भी चला रहे थे और ओनर साहब ये रहे। स्पेशली कल हम डेडिकेटेड यही काम करवाने गए थे, इस बाइक के अंदर हमने लगवाई ऑक्सिलरी लाइट्स। ये लगवाने का सबसे बड़ा रीजन क्या, ये लगवाने की ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी है, मालिक साहब बताओ। तो लो बीम है वो तो ऐसा लगता है जल ही नहीं रही, और हाई बीम है वो ऐसा लगता है कि इसकी लो बीम है। और हाई बीम के साथ एक दिक्कत यह है डीडी की, हाई बीम का क्या मतलब होता है कि थोड़ा दूर जाके कुछ तो दिखाए। इसकी हाई बीम निहायत ही सीधी है, बिल्कुल सीधी है। लो बीम पे रोड दिखती नहीं है और हाई बीम इतनी ज़्यादा सीधी है कि सामने का दिखता है। तो लाइट इसकी बहुत ज़्यादा बेकार है, तो इस वजह से हमें ना चाहते हुए वाली ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ी है। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो हमें लगता है इस बाइक का ये है कि इसकी लाइट के ऊपर यहाँ पे होंडा को काम करना चाहिए, पहला नेगेटिव। दूसरे नेगेटिव ऐसा है इस बाइक का जो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि हर किसी को लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। हम बोलेंगे टायर्स, है भाई डीडी। टायर्स का नेगेटिव बोलने का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, बाइक आती है लगभग 3,17,000 रुपये की। 3,17,000 रुपये पे ये जो टायर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं MRF का रेफ्स टायर आता है। टायर साइज ठीक है, प्रोफाइल ठीक है, सब कुछ ठीक है। 110 सेक्शन आगे देते हैं, 150 सेक्शन पीछे देते हैं। बट कहीं ना कहीं यार पता है क्या कंसर्न लगता है कि बेसिकली इसके साथ थोड़ा ऐसा लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे जितनी इस बाइक के अंदर पावर है, परफॉर्मेंस है, ठीक है टायर, बट और अच्छा मेडजिलर वगैरह दे सकते थे। ये चीज़ डीडी फील होती है। बट इसमें भी एक चीज़ है, कभी फिसली तो है नहीं, फिसली कभी नहीं है। बट थोड़ा लगता है कि यार लो प्रोफाइल टायर होता ना इसके अंदर तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, स्पेशली पहाड़ों पे या फिर मतलब आप लगा लो लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे। अब ये वाला जो नेगेटिव है हर किसी को लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। क्या कहना है मालिक साहब आपका? हाँ यार, थोड़ा मतलब टायर अच्छा होना चाहिए था, हालांकि खराब नहीं है, खराब परफॉर्मेंस ठीक है, और अच्छा होना चाहिए था, है ना। हम अपन इसमें हम नेक्स्ट टाइम जब ये खत्म होगा 15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद अपन मेडजिलर डालेंगे इसमें, अच्छा टायर डाल के देखेंगे कैसा रहता है कैसे नहीं रहता है। सेकंड नेगेटिव ये है। डीडी थर्ड नेगेटिव बताओ भाई, थर्ड तरह के कहना है। तू पैनल का कुछ बता रहा था मेरे को, पैनल थोड़ा बड़ा हो सकता था। पैनल सॉरी, इसका कहने का मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल को कह रहा है कि ये जो इतना टिंगू सा दे रखा है, इसके अंदर देखो आपको ज़रूरत की चीज़ें तो मिल जाती हैं। फ्यूल भी नज़र आता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है, यहाँ पे स्पीड भी है, एवरेज भी बताती है, टाइम भी बताती है और यहाँ पे RPM भी बताती है। बट अगर यहीं पे देखें ना, ये नेगेटिव डिस्प्ले के बदले अगर ये यहाँ पे थोड़ी या तो कलरफुल दे सकते थे या फिर एटलीस्ट इसका जो साइज है ना थोड़ा बड़ा कर सकते थे, तो वो इन्होंने नहीं करा। तो ये एक थोड़ा सा इसका डाउन साइड लगता है। बट बाइक थोड़ी कॉम्पैक्ट है तो मे बी इस वजह से छोटा बनाया हो। बट देखो भाई पैसे जो दे रहे हैं उस हिसाब से ये चीज़ थोड़ी सी है। और एक सबसे बड़ा नेगेटिव इस बाइक का बोला जाता है ये ओवर प्राइस्ड है। क्या डीडी ओवर प्राइस्ड लगती है? ये ओवर प्राइस्ड है भाई, थोड़ी सी है, लेकिन कितनी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है? किस प्राइस पे आनी चाहिए थी तेरे अकॉर्डिंग? ये 270-280 के आसपास होनी चाहिए थी। 280 या मैक्सिमम 290 भी चल जाते हैं। और ये आती है 3,17,000 रुपये की। तो ऑब्वियसली आप इस बाइक के ऊपर एक्स्ट्रा 27,000 रुपये ऊपर दे रहे हो, तो वो 27,000 रुपये अगर होंडा इस पे से कम कर देना तो वो बढ़िया हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखो ऐसे सर्विस या पार्ट्स हैं वो बहुत सस्ते हैं, मेंटेनेंस फ्री है, ये भी कह सकते हो। तो इनिशियली जो पे कराना वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में बाइक लेनी है तो जो इनिशियली पे करा उसकी वर्थ आप लॉन्ग टर्म में निकाल लोगे। जिस बंदे को कम टाइम के लिए रखनी है और चला के बेचनी है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा महंगी लगेगी ये बाइक, है ना। तो ये एक कंसर्न रहने वाला है थोड़ा इसके प्राइस को लेकर। नेक्स्ट भाई इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग थोड़ी सी R&D करे बिना इस बाइक को परचेज करें। हमने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करी थी, हालांकि देखो यूट्यूब पे इसके इतने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं है, बट हमें पता था कि अगर हम होंडा के साथ जा रहे हैं तो कल के दिन को पार्ट्स अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम बनेगा। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बाइक के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें आफ्टर मार्केट कुछ मॉड्स कराने हैं तो चीज़ें मिलने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि एक प्रॉब्लम आई है, सुनाइए सर। देखो पहले तो इसमें जो फ्लैशर है
वो उसमें सपोर्ट ही नहीं करता, पता नहीं क्या दिक्कत आती है। इस बाइक के लिए फ्लैशर ही नहीं बना रहा। हाँ, एक इसमें मोड आता है फ्लैशर में जिसमें चारों एक साथ जल जाते हैं इंडिकेटर, तो एक बार जल जाते हैं ना तो जले ही रह जाते हैं, वो बंद ही नहीं होते, तो इस वजह से सिमटेक का फ्लैशर इसमें नहीं चला। एक प्रॉब्लम ये आई, ये रेडिएटर ग्रिल है, अभी लगवा रखी है मैंने, ये मेरे को पूरे करोल बाग में कहीं भी नहीं मिली, फिर मैंने इसको ईबे से मंगवाया था, ये चाइना से आई थी। प्लस होंडा के स्टोर्स पे भी नहीं है, ऑफिशियल जो ऑथराइज स्टोर्स है उन पे भी नहीं है ये। वो तो एक भी एक्सेसरी नहीं देते, वो एक भी एक्सेसरीज नहीं देते, इसकी मना कर देते हैं, कहते हैं कि सर हमारे पास नहीं, तो फिर हमें ये भी हमें चाइना से एरोप्लेन में बैठा के मंगाई है हमने, सब आप ये लगा लो, ठीक है। तो ये एक थोड़ा इसके पार्ट्स के साथ प्रॉब्लम आनी है, अगर कोई भी लेता है तो इस चीज़ को भाई दिमाग में बैठा लेना, लेने से पहले आपके साथ एक कंसर्न रहने वाला है। सर नेक्स्ट नेगेटिव बताओ। नेक्स्ट नेगेटिव देखो, प्रो में भी आ सकता है, कौन में भी आ सकता है, वो है इसकी सस्पेंशन। बिल्कुल, सस्पेंशन इसमें क्यों बोले मैं बताता हूँ। बेसिकली इसके सस्पेंशन जो है थोड़े से स्टिफ साइड फील होंगे आपको। आप अगर सोलो चल रहे हो तो आपको थोड़े ज़्यादा बम्प्स महसूस होंगे, एंड अगर आप विद पिलियन चल रहे हो थोड़े कम महसूस होंगे। और अभी में भी डीडी थोड़ा बाइक भी न्यू है, 2 महीने हो और पुरानी होगी, क्या पता थोड़े सॉफ्ट हो जाए, हो सकते हैं। अभी हमें सस्पेंशन का थोड़ा सा मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में डाल दे रहे हैं कि मतलब थोड़े से टाइट लग रहे हैं, मतलब ऐसा फील करा रहे हैं कि थोड़े से सस्पेंशन इसकी स्टिफ साइड है। और अब एक नेक्स्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, वो भी सेम दोनों में ही आता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वो है भाई इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। 300 सीसी का इंजन है, एवरेज अच्छी देती है, 28, 30, 35 की एवरेज निकाल के दे देती है। बट जो टैंक का साइज है 9.5 लीटर, 9.7 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसमें से कि FI बाइक है तो एटलीस्ट 2, 2.5, 3 लीटर पेट्रोल रखना ही पड़ेगा। तो 6-7 लीटर पेट्रोल ही आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि एक थोड़ा सा डाउन साइड है। अब इसका पॉजिटिव भी बता दो भाई। पॉजिटिव ये है, देखो फ्यूल टैंक छोटा है तो वेट रिडक्शन यहाँ पे हो रखा है, कम पेट्रोल डलता है। तो बाइक जो पूरा पॉइंट है ना इस बाइक का वो ये है कि ये लाइट वेट होनी चाहिए, तो लाइट वेट करने के लिए इसका टैंक छोटा रखा गया है। लाइट वेट प्लस इस बाइक को कॉम्पैक्ट बनाना था होंडा को, तो उन दोनों चीज़ों का यहाँ पे होंडा ने ध्यान रखा है, जिस वजह से इसका जो टैंक साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, जो मुझे लगता है कि ये मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब आप अपने हिसाब से लेने वाला बंदा अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना क्या है क्या नहीं है। अभी जब हम इस बाइक पर लॉन्ग टूरिंग करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा रिफिल कराना पड़ रहा है, कितना दुखी कर रही है, क्योंकि वहाँ पे इसकी फ्यूल इफिशियंसी भी अच्छी है ना यार। 35 की एवरेज देगी तो वहाँ पे थोड़ी बात वो बराबर पड़ जाएगी। एक टैंक पे 200 किलोमीटर की भी अगर हमें रेंज दे देगी तो हम खुश हो जाएंगे। डुकासुर भी इतनी देती है, तो फिर दोनों सेम टाइम पर डलाएंगे तो इतना मतलब गिल्ट सा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसको हमने पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों के अंदर इसको एड ऑन रखा है, ठीक है। और एक नेगेटिव मैं बोलूँगा कि पूरी बाइक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस पैनल की जो क्वालिटी है इन्होंने बहुत ख़राब दी है होंडा वालों ने। पता नहीं क्यों इतना मतलब हल्की क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ करा है। उधर का साइड का भी हल्का ही है, दोनों साइड का है ना, एक बार दिखा दो भाई। ये चीज़ इसकी क्वालिटी इन्होंने पूरी बाइक में सबसे हल्की रखी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों रखा है क्यों नहीं रखा, आई डोंट नो भाई। इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी हैंडी और अच्छी हो सकती थी। हाँ, ये थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, इस पे तो मतलब काम करना चाहिए था। हालांकि पियानो ब्लैक डिजाइन है, क्वालिटी वाइज वैसे मतलब देखने में प्रीमियम लगता है, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव्ड मांगती है जनता। ये वैसे सही कह रहा है, ब्रेकिंग को एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। हम भी ब्रेकिंग का क्यों पॉइंट उठा रहे हैं, क्योंकि सर इधर से शूट करो आप, क्योंकि हम भाई दोनों बंदों ने हमने ड्यूक खूब पेल के चलाई है। मतलब हमने मनाली 500-550 किलोमीटर वन साइडेड आएगा, तो मतलब वहाँ पे हमने खूब चलाई 390 मेरी वाली, मतलब अपना डुकातुर हम सबका। तो वहाँ पे उसकी जो ब्रेकिंग है ना, हमारे को उसकी आदत पड़ गई, तो उसके सामने थोड़ी सी कम लगती है। बट अगर हम इस बाइक के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है। पर इसमें IMU भी आ जाता है। IMU टेक्नोलॉजी आती है, वो हम एडवांटेजेस में बताएंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसकी जो ब्रेकिंग है ठीक है, बट हाँ रियर ब्रेक अच्छी नहीं है। रियर ब्रेक पे काम करने की ज़रूरत है, वो बहुत एवरेज सी है। जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है उनमें एवरेज सी रहती है। और इस बाइक का जो वेट कम है उसका भी एक फ़ायदा एक नुकसान है। लाइट वेट होने का भाई देखो नुकसान क्या है कि आपको ये मिलता है कि जब ये हाई स्पीड पे जाती है, ऑलमोस्ट 155 की स्पीड पे जब होती है, थोड़ा हैंडल वॉवल करता है। ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है, PUBG चला रहा था उसके केस में हुआ है। तो मे भी लगता है कि ये चीज़ इन फ्यूचर भी हो सकती है, और शायद से 155-160 से ऊपर ये जाएगी भी नहीं, है ना। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि भाई इसकी एक थोड़ी सी डाउन साइड है। और इसी का पॉजिटिव आप बता दो सर, हल्की होने का। पॉजिटिव ये है हल्की होने का, एकदम जो इनिशियल पंच है वो अच्छा मिलता है, और जो एक्सेलरेशन है बहुत ज़्यादा क्विक है। तो देख लो भाई, इसका ये एडवांटेज भी है और वही एक इसका नुकसान भी है। अब एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको थोड़ा सा पिलियन के साथ ज़्यादा चलना है, बैठ के दिखा देते हैं, क्योंकि हमें तो पता था हमें तो अकेले ही चलना है। तो डीडी मैं पहले बैठता हूँ, जिसमें कि भाई मेरी हाइट आप लोगों को पता ही है, हाइट भी और मेरा वेट वगैरह भी। एक काम कर, तो पीछे बैठ। तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ, पीछे बैठ के दिखाता हूँ। हाँ, तेरा ज़्यादा फेंस बनेगा पीछे बैठ, क्योंकि मैं थोड़ा सा देखो, ये इसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बाइक बढ़िया है। छोटी हाइट वाले बंदे इस बाइक को बढ़िया चला सकते हैं। अब जब मैं पिलियन पीछे बैठूंगा ना, ये मैं पीछे बैठ गया, स्टैंड बंद कर ले भाई। अब आप इसके ये फुट रेस्ट देख रहे हो, पीछे के फुट पैक्स जो है ये कितने ऊपर, और मेरे घुटने देखो कहाँ आ रहे हैं। ये चीज़ देखो आप, ये कहाँ पे आ रहे हो, तो हैंडल पकड़, ये चीज़ ना मतलब बहुत ज़्यादा ये ऊपर आ रही है। और अगर मैं लॉन्ग टूरिंग करूँगा ना, मेरी यहाँ पे थाइज में पेन होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ मतलब थोड़ी अनकंफर्टेबल सी पोजीशन है, और साथ के साथ हम दोनों के बीच में गैप भी बहुत कम है, और पीछे कोई सपोर्ट नहीं, पीछे गिर भी सकता हूँ मैं। एंड साथ के साथ इसका जो वो है ना भाई, क्या कहते हैं, इनिशियल, वो बहुत गलत है, झटके मतलब एकदम से पीछे को फेंकती है। तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी है कि पिलियन के साथ ये बाइक कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहने वाली है।
और ये तो अभी मैं बैठा हूँ जिसमें थोड़ी सी मेरी हाइट ज़्यादा होगा, मेरे से कोई और लंबा बंदा बैठेगा तो पता नहीं क्या ही होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें इसका मतलब सीट का कंसर्न लगता है कि ये थोड़ी छोटी है, कॉम्पैक्ट बाइक है, तो ये चीज़ पर पर्टिकुलर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता था। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी रिक्वायरमेंट देख के बाइक, हमने इस बाइक की सारी रिक्वायरमेंट देख के ली है। कुछ लोग डीडी कमेंट कर रहे थे कि प्रीत को कंटेंट चाहिए था इसलिए उसने 300R दिला दी डीडी को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, और भी मैंने ऑप्शंस देखे थे पर सबसे बेस्ट भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो कोई अगर एक बार के लिए कोई बाहर वाला बंदा होता जिसको बाइक लेनी होती, अगर मैं सजेस्ट करता तो चलो आप लोग ये बोल भी सकते थे तो मेरे घर की बाइक है यार। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी ज़रूरत पता थी, हमें पता था हमें बाइक से क्या चाहिए, तो हमने उस हिसाब से बाइक ली है। ऐसा नहीं है कि मतलब हवा में तीर चलाने वाली चीज़ है। और देखो और इसके नेगेटिव नहीं समझ में आ रहे हैं, है कुछ डीडी और नहीं, और तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हम बोलें तो मे बी इसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स डाल सकते थे, क्योंकि अभी जो 300 FI है उसमें इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दे दिया है। ऐसा जितनी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, बट फीचर्स डाल सकते थे। मोड्स वगैरह 300 सीसी की बाइक में देना ऐसा कोई समझदारी वाली चीज़ है नहीं है। और उसके अलावा बाबूजी कहते क्विक शिफ्टर, मैंने कहा क्विक शिफ्टर सिर्फ KTM देती है और कोई नहीं देती, तो भूल जाओ उसको आप। तो क्विक शिफ्टर की भी ऐसा ज़रूरत नहीं, बहुत स्मूथ गेयरिंग है, बहुत स्मूथ है। तो अब नेगेटिव की यहाँ पे करते हैं किताब क्लोज और एडवांटेजेस की खोलते हैं, है ना। और कोई नेगेटिव अगर हमें आगे वीडियो में मिलता तो हम बता देंगे। अब एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो भाई सबसे पहला एडवांटेज जिसका मैं तो भाई लिटरली फ़ैन हूँ, इस बाइक की स्पेक शीट कहती है पावर bhp कितनी है, 30 bhp पावर है, सिर्फ 30 bhp। बट अगर जब आप इस बाइक को चलाओगे ना, आपको एक कहीं 30 bhp नहीं फील कराएगी। जिस बंदे ने इस बाइक को चलाया, मोस्टली बंदे के मुंह से एक बात निकला है तो छोटी ड्यूक है, तो छोटी ड्यूक है, पावर के मामले में बहुत ब्रूटल है, तो वो चीज़ है इसके साथ। तो पावर के मामले में सर आप बताइए क्या कहना है। इसीलिए तो मैंने खरीदी है, इसीलिए तो खरीदी है, यही सबसे बड़ा USP है। तो जो 26-27 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिया है ना, इसकी अच्छी मतलब पावर की वजह से इस बाइक के ऊपर इतने पैसे जो हमने एक्स्ट्रा पे करे हैं। चलो भाई, पहला एडवांटेज हमने आप लोगों को बता दिया कि इसकी ब्रूटैलिटी, इसका पावर डिलीवर करने का तरीका, इसकी परफॉर्मेंस जो है निकाल के देती है, वो एक नंबर चीज़ है जिस वजह से हमने इस बाइक को कंसिडर करा। एंड हमने इस बाइक को लेने से पहले इसकी टेस्ट राइड भी ली थी, है डीडी। और टेस्ट राइड वाली में थोड़ा ब्रेक का मुझे इशू लग रहा था, मैं तेरे से कहा भी था ब्रेक अच्छे नहीं लग रहे, बट इसमें ठीक है, इसमें ठीक है। वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट में कोई एक इशू था, तो हमें एक पहला रीज़न ये था। सेकंड रीज़न बताइए सर आप। सेकंड रीज़न ये रहेगा भाई, देखो मेरी रिक्वायरमेंट भी थी, सीट हाइट कम है। ये थोड़ा टिंगू है ना, देखो मेरे से कितना छोटा है, ये कितना छोटा है मेरे से। अंकल हंस रहे हैं पीछे। अंकल थोड़ा छोटा है ना मेरे से, तो हमें इसके हिसाब से ना भाई देखो कंसीडर क्या हो रहा था, अगर डीडी की हाइट होती ना मुश्किल से 3 इंच भी अगर ज़्यादा होती तो मे बी आज ये वाली बाइक ना होगी, इसकी जगह कोई एडवेंचर बाइक होती। अगर इसकी हाइट ज़्यादा होती तो हम एडवेंचर बाइक भी कंसीडर कर सकते थे। और इसकी सीट हाइट भी कम है, बैठ के दिखा तेरे कितने पैर आते हैं इस पर, तो देख लो। सीट हाइट को भी थोड़ा सा हमारी मतलब रिक्वायरमेंट थी कि हमें थोड़ी लो सीट हाइट वाली बाइक चाहिए और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए, तो वहाँ पे CB 300R परफेक्ट फिट हो रही थी। और साथ में देखो इसकी सीट हाइट अगर इतनी है कि डीडी के थोड़े थोड़े पैर आ रहे हैं, तो इनकेस अगर ये किसी साइड झुकेगी ना तो ये संभाल लेगा, क्योंकि वजन में हल्की है, तो वो एक और इसका एडवांटेज निकल गया है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ जी सर, करेक्ट। तो ये भी एक रीज़न रहा है। और नेक्स्ट रीज़न हमने जिस वजह से इस बाइक को कंसीडर करा, भाई इस बाइक की कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो साउंड भी अच्छी आती है, सुना दे। और इसका ये पाइप बहुत बढ़िया लगता है, ये मतलब कलर चेंज करता है जब सही है, पहले दिन से कलर बदल रहा है, साला कैमेलियन है ये। देखो ये आइडल की साउंड हो गया, बॉटम पे ले लो, पटाखे से मारती है, छोटे छोटे पुट 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 करती रहती है, तो वो एक चीज़ बढ़िया है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज बताइए सर, आज हमने आपको छोड़ा हुआ इस काम के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज, इससे कुछ मिस होगा तो बताऊंगा। नेक्स्ट एडवांटेज इसका क्लच है। क्लच आ जाओ गाइस, भाई क्लच ये देखो, एक उंगली से भी ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। अगर छोटी उंगली से पॉसिबल होता ना ऐसे चलाने में, छोटी ही चला था भाई, अल्ट्रा स्मूथ है क्लच। ऐसा लगता है कुछ टाइम के बाद ऐसा फील करवाता है कि क्लच मतलब है ही नहीं, अनरियल है। क्लच, गियरिंग और इसका एक्सेलरेशन और बाइक की इंजन की आप कह सकते हो रिफाइनमेंट इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इस आदमी की आदत ख़राब कर दी है इसने। ये पता है क्या बोलता है, और बाइकों पे बैठ के ड्यूक पे बैठ के कहता है इसमें तो वाइब्रेशन आ रही है। भाई देखो लगता है भाई, देख लो अब आप, थोड़ा बहुत फील होता है, और थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी फील होता है, जो बात सच है, इस बात में झूठ नहीं है, दो राय वाली चीज़ नहीं है। और अगर आप कभी होंडा जैसी ब्रांड को कोई बंदा ओन करता होगा ना, तो बाबूजी का कहना है आप ज़िंदगी में सिर्फ होंडा लेनी है, चाहे कितनी महंगी हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होंडा ने कुछ पैसे वैसे दिए हैं क्या? पैसे वैसे नहीं दिए यार, एक होंडा का प्यार। जो ट्रीटमेंट मिला है ना होंडा की तरफ से, जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया है। और नेक्स्ट गोल मेरा CBR 650R। इसे 650R मैं नहीं लेना दूंगा बिल्कुल भी। मतलब एक वो होता है ना कि मतलब प्रोडक्ट से अटैचमेंट हो जाना, मतलब आप अगर किसी चीज़ से बहुत खुश हो ना और वो आपको अच्छा फीडबैक दे रही है तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, वो एक चीज़ हुई है। बढ़िया ब्रांड है इसलिए है थोड़ा गो फॉर इट है भाई। हम यामाहा को क्यों पसंद करते हैं आज भी, इसीलिए पसंद करते हैं। होंडा, यामाहा, चाइनीज़
सॉरी जैपनीज गाइस, जैपनीज कंपनी है दोनों, तो बढ़िया काम करते हैं, तो वहाँ पे कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं लगती, बढ़िया से है। ओवरऑल सब कुछ मस्त चलता है, स्मूथ रहती है, ठीक है। एक एडवांटेज इस बाइक का जो व्हील बेस है ना वो थोड़ा छोटा है, तो इस छोटे व्हील बेस को होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप अगर जाम में इसकी फिल्ट्रेशन करोगे ना तो आपको जाम में फिल्टर करने में बहुत कंफर्ट रहता है। और साथ में इसकी जो टर्निंग रेडियस है, ये देखो, ये इसका हैंडल है, ये इसका टर्निंग रेडियस है। टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी हद तक कम है। टर्निंग रेडियस जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी कम जगह में फिर बाइक मुड़ जाती है, तो टर्निंग रेडियस अच्छा है। एंड प्लस इसका जो व्हील बेस है वो छोटा है, तो उस वजह से ना आपको जाम में फिल्ट्रेशन में मज़ा आता है। और ऐसा ये सुबह कह रहा था मेरे से, आज कह रहा है कि छोटा व्हील बेस होने की वजह से थोड़ी स्पीड जल्दी लूज करती है। मान लो आप 100-120 पे आपने ऐसे थ्रोटल दे रखा है, आपने थ्रोटल छोड़ दिया तो वहाँ पे ऐसा फील कराती है कि स्पीड धीरे जल्दी गिर रही है, ऐसा ये कह रहा था। तो ये चीज़ मैं एक बार टेस्ट करना चाहूँगा। बाकी तो भाई हमें अभी तक तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यही समझ में आए। डीडी और कुछ समझ में आ रहा है तो वो कर दे। हीटिंग का कह सकते हैं, हाँ, गर्म नहीं होती बिल्कुल भी, ठंडी पड़ी रहती है निहायती। हालांकि अभी तो सर्दियाँ चल रही है मगर फिर भी बाइक गर्म नहीं होती है। और वैसे भी नेकेड बाइक डीडी इतनी ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होती। हालांकि ड्यूक होती है गर्म, बट अगर उससे कंपेयर करते तो कुछ भी गर्म नहीं होती है। पंखा भी रेयरली चलता है, पंखा भी रेयरली चलता है। और ये जो इंजन है बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्रेशन इंजन नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये जो इसको बहुत फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। अगर बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्रेशन होता है ज़्यादा जल्दी हीट होता है। तो हीटिंग मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें हमें कोई कंप्लेन वाली चीज़ नहीं लगती है। तो टायर्स की बात हो गई, लाइट्स की बात हो गई, हैंडलिंग बता। हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत फ्लिकेबल है, 10 on 10 10 on 10। हैंडलिंग में कोई इशू नहीं है, अगेन अच्छी है। ये पीछे के मिरर वगैरह भी सही दिखाते हैं, ये बढ़िया ये भी ठीक दिखाते हैं। क्लच हमने बता दिया, गियरिंग बता दी, ब्रेकिंग बता दी, सीट कंफर्ट बता दिया, बैठ के दिखा दिया, टायर्स बता दिए। तो ओवरऑल भाई देख लो, अब सवाल निकल के आते हैं कंक्लूजन का कि क्या 3,17,000 रुपये में इस प्रोडक्ट के साथ 300 सीसी के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डीडी चल तू अपनी राय बता, फिर मैं बताता हूँ। देखो यार, बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही थी, हाँ तो मेरे को जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर कोई बंदा ये सोचे मैं ड्यूक 250 या 390 ले सकता हूँ, हाँ तो उसको 390 की तरफ जाना चाहिए। करेक्ट। और हमारा 390 ना लेने का एक और रीज़न क्या था, देखो ऑलरेडी अपने पास एक डुकासुर तो है ही, एक जैसी दो बाइक लेना कोई समझदारी नहीं होती है। प्लस ये भी होता है कि देखो एक अलग हमने डिफरेंट कैटेगरी या फिर डिफरेंट ब्रांड ट्राई करा, तो हमें उसके बारे में और अच्छे से जानने को मिला और अच्छी चीज़ें हमें समझ में आई हैं। तो वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न था जो हमने होंडा ट्राई करना चाहा, ठीक है। और ड्यूक अगर इसको चलानी होगी, या मान लो मेरे को होंडा चलानी होगी, तो हमारे पास घर में यार कभी भी चला सकते हैं। हम लॉन्ग टूर पे जाएंगे, मतलब रोड ट्रिप पे जाएंगे, मे भी साथ में ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहाँ चला सकते हैं। तो हमें ये भी था, तो हमें ड्यूक KTM हमारी लिस्ट से इसलिए बाहर हो गई थी। हाँ, अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो गो फॉर इट ड्यूक 390, और अगर थोड़ी लेस पावरफुल चाहिए तो गो फॉर इट KTM की ड्यूक 250, वो खड़ी पीछे है, हस्कवर्ना वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। इस बाइक को लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई, आपको स्मूथ चाहिए, आप ले सकते हो, रिलायबल चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है रिलायबिलिटी। अगर आपको लॉन्ग टर्म रखनी है ना, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका ऐसा कोई खर्चा भी नहीं कराएगी, है ना। बाकी खर्चा कराएगी तो भाई इन फ्यूचर बता देंगे। बाकी तो ओवरऑल अभी तक हम इससे हैप्पी हैं, खुश हैं। बहुत ही जल्दी इस बाइक से एक लॉन्ग रोड ट्रिप करेंगे, मे बी उसके व्लॉग्स वगैरह मैं चैनल पर डाल दूँगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।